नमस्कार दोस्तों। तो आज का अपना टॉपिक है एनजीआर न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर। तो अपन जानेंगे कि एनजीआर क्या होता है और कैसे काम में लिया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरा अर्थ किया जाता है या ग्राउंड किया जाता है या बॉन्डिंग की जाती है। तो अपन डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रल को क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल के साथ क्या किया जाता है या जनरेटर के न्यूट्रल के साथ क्या किया जाता है। तो दोस्तों, बेसिकली मेरे जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल के, वो सारे उनकी बॉडी को अर्थ करना ज़रूरी होता है और उनके न्यूट्रल को भी अर्थ करना ज़रूरी होता है। और साथ ही यदि कोई मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट है तो उसको बॉन्डिंग बोलते हैं। उनको आपस में फ्लेंज से जो है वो बॉन्ड करना या उस पर जंपर लगा के कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ग्राउंडिंग पार्टिकुलर न्यूट्रल ग्राउंडिंग को लेके कोई स्टैंडर्ड अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। तो अर्थिंग से रिलेटेड एक अपना स्टैंडर्ड है IC 60364, जो कि अर्थिंग को बताता है कि अर्थिंग कैसे की जाती है या अर्थिंग के लिए क्या क्या ज़रूरत है या स्टैंडर्ड्स रहता है। तो दोस्तों, न्यूट्रल ग्राउंडिंग का मेन पर्पज़ क्या है कि मैं सपोज करो ये मेरा स्टार सिस्टम है और इसको मैं ग्राउंड करता हूँ। तो ये बताता है कि मेरा सिस्टम डिज़ाइन कैसे करना है, ये बताता है मेरा फॉल्ट क्या रहेगा, मेरा फॉल्ट को कंट्रोल रखना है या फॉल्ट को सिस्टम में आने देना है। इसके लिए अपनों को न्यूट्रल ग्राउंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, जनरली लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, उनसे ये इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पर्पज़ क्या होता है। तो यही ध्यान रखना है कि मेरा सिस्टम डिज़ाइन के लिए ये काम आता है। सिस्टम को रन करना है या उसको ट्रिप करा देना है या अलार्म करना है, इसके लिए अपन ये सिस्टम काम में लेते हैं। तो दोस्तों, अपना एक जो जितने टाइप्स होते हैं न्यूट्रल ग्राउंडिंग के वो अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होता है अनग्राउंडेड सिस्टम। अब आप सोचेंगे कि जब बात ही ये हुई है कि हर सिस्टम ग्राउंड होना चाहिए तो फिर अनग्राउंडेड क्या होता है। तो दोस्तों, अर्ली टाइम में ऐसा होता था कि ये जो मेरा न्यूट्रल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा एक स्टार पॉइंट हो गया, इसका एक नोड हो गया ये न्यूट्रल। इसको मैं अर्थ कर रहा हूँ, बट ये डायरेक्टली अर्थ नहीं होके कैपेसिटर के थ्रू अर्थ है। तो इसको ही दोस्तों बोलते हैं अनग्राउंडेड सिस्टम। मतलब कि मेरा न्यूट्रल है वो अर्थ से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये अनग्राउंडेड बोला गया है। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि मेरा जो ये सर्किट ऑलमोस्ट ओपन की तरह है। ओपन है तो इसमें आप जानते हैं कि V=IR होता है, ओम्स लॉ। तो ये फॉल्ट करंट जो है मेरा, यदि मेरा ओपन हो गया ऑलमोस्ट, तो ये करंट बहुत कम होगा। मतलब कि मेरा ग्राउंड करंट इसमें बहुत कम हो जाएगा। ऑल्दो इसमें जो मेरा वोल्टेज है, ओवर वोल्टेज, वो बहुत ज़्यादा रहेंगे सिस्टम में। तो इसको काम में कहाँ लेते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या होंगे। यदि मेरा इसमें करंट बहुत है और ओवर वोल्टेज हो रहा है, सिस्टम में वोल्टेज ज़्यादा है, तो एक तो क्या रहेगा कि सिस्टम में जर्क आएगा जब भी मेरा सिंगल फेज फॉल्ट होता है। सपोज करो दोस्तों, यदि मेरा ये फेज फॉल्ट होके ग्राउंड हो गया है, सिंस इसमें करंट तो फ्लो नहीं होगा क्योंकि सर्किटरी नहीं है, बट वोल्टेज बहुत बढ़ेंगे। वोल्टेज बढ़ेंगे तो मेरा जो सिस्टम है वो हीट खाएगा, इंसुलेशन डैमेज होगा। और एक चीज़ और होगी दोस्तों कि सपोज करो यदि मेरा सिस्टम में फॉल्ट को ट्रैक करना है, तो आपने देखा भी होगा कि यदि मेरा न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं है, उस केस में मुझे रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलता है और मेरे को फॉल्ट ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। बट इसमें बेनिफिट क्या है दोस्तों कि मैं सपोज करो मेरा सिस्टम ऐसा है जिसको मुझे फॉल्ट करके ट्रिप नहीं कराना है, तो यदि एक मेरा ये फेज यदि ट्रिप हो जाता है, मतलब ग्राउंड हो जाता है, तो इन दोनों फेजेस में वोल्टेज आ जाएगा और करंट आ जाएगा और ये सिस्टम को सर्वाइव कराते रहेंगे। बट इससे नुकसान ये है कि मेरा हैवी डैमेज हो सकता है, और सिंस मुझे फॉल्ट ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगता है तो मेरा सिस्टम इतनी देर के लिए बंद रहेगा। तो दोस्तों, ये पहले काम में कहाँ लिया जाता था। सपोज करो कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो मेडिकल में काम आते हैं, जहाँ पे सीधा ही इंसान से टच में रहते हैं। सपोज करो मेरा कोई पेशेंट है, उसके टच में कोई इक्विपमेंट है, उस केस में क्या होता है कि मेरा शॉक करंट है वो आना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए ये पहले काम में लेते थे, और बस ये 40s एंड 50s में काम में लिए जाते थे दोस्तों। सेकेंड अपना सिस्टम है NGR। इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये ध्यान रखना, NGR मतलब मेरा ट्रांसफार्मर के लिए अर्थिंग है और NGT मतलब मेरा जनरेटर्स के लिए, मतलब जो भी रोटेटिंग पार्ट होते हैं। और स्पेशली ये मीडियम वोल्टेजेस में काम में आता है। ये मेरा आई रूल बताता है अबोव 600 वोल्ट और मेरा 15 वोल्ट या 22 kV से नीचे में। इससे ऊपर है तो भी मैं NGR या NGT काम में नहीं लूँगा, और इससे बिलो है 600 वोल्ट से भी तो भी मैं काम में नहीं लूँगा। और ये दो टाइप के होते हैं, एक लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, और अपन यदि 600 वोल्ट से बिलो भी NGR यूज़ करना चाहते हैं तो अपन को स्पेशल अप्रूवल्स लगती है और अपन काम में ले सकते हैं। तीसरा अपना टाइप होता है सॉलिड ग्राउंडेड।
सॉलिड ग्राउंडेड मतलब जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं ये, जिसमें कि न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है और डायरेक्टली ये ग्राउंड कर दिया जाता है। इस पार्टिकुलर केस में ये था कि ये न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस होता है पर्टिकुलर वैल्यू का, जो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सॉलिड ग्राउंडिंग सिस्टम कहाँ पे काम में लिया जाता है? अपना एलटी सिस्टम 600 वोल्टेज के बिलो। ऐसा क्यों किया जाता है दोस्तों? इसलिए किया जाता है कि इसमें डायरेक्टली पर्सनल इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब कि ह्यूमन बॉडी डायरेक्टली इन्वॉल्व रहती है एलटी सिस्टम में, जहाँ पे अपन काम करते हैं तो अनस्किल्ड लोग भी रहते हैं, स्किल्ड लोग भी रहते हैं। तो इस सिस्टम में यदि फॉल्ट करंट है तो उसको पास करने दिया जाता है ताकि मेरा सिस्टम बहुत जल्दी ट्रिप हो जाए। मतलब मुझे इक्विपमेंट को बचाने से ज़्यादा इंसान को बचाना जरूरी है, तो सिस्टम बहुत ही जल्दी ट्रिप हो जाए, हाई फॉल्ट करंट इसमें पास होगा। और EHV सिस्टम में जनरली दोस्तों सॉलिड ग्राउंडिंग होता है। एक चीज़ और है कि मेरा जो रोटेटिंग पार्ट्स है, यदि मेरा 22 kV की अब बात करूँ तो कोई भी मेरा जनरेटर और रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, जनरली नहीं होते हैं, इसलिए इसमें अपन सॉलिड ग्राउंडिंग कर सकते हैं। सॉलिड ग्राउंडिंग में क्या होगा दोस्तों कि जो मेरा ओवर वोल्टेज था वो तो मेरा कंट्रोल हो जाएगा, बट मेरा ग्राउंड फॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा। फिर से वही बात, जो V = IR होता है दोस्तों, ओम्स लॉ, तो मेरा जो रेजिस्टेंस ही नहीं है यहाँ पे, तो मेरा करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगा। बट इसमें अपन सिस्टम ऐसा रहता है कि मेरा 5 सेकंड के अंदर अंदर फॉल्ट रिमूव किया जा सके और सिस्टम रिमूव हो जाए। इस सिस्टम को अपन फॉल्ट कंडीशन में नहीं चलाते हैं, मतलब कि मेरा ये सिस्टम यदि कहीं पे भी ग्राउंड होता है तो इमीडिएटली ये फॉल्ट रिमूव कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे अपन LT मोटर्स और ये आप देखते हैं तो वहाँ पे काम में लेते हैं। इसमें इंसुलेशन की कॉस्ट एक कंसर्न है, ठीक है, क्योंकि मेरा ग्राउंड करंट बहुत ज़्यादा है तो मुझे उसको हैंडल करने के लिए जो इक्विपमेंट काम में लेता हूँ वो उस कैपेसिटी के लेने होते हैं। तीसरा होता है दोस्तों न्यूट्रल ग्राउंडिंग ट्रांसफॉर्मर्स। ये ट्रांसफार्मर स्पेशली वहीं काम में लिए जाते हैं जहाँ पे डेल्टा सर्किट है और न्यूट्रल तो होता नहीं है जिसको आप ग्राउंड कर पाओ, तो एक ट्रांसफार्मर यूज़ लेते हैं। ट्रांसफार्मर उसको अपन ग्राउंड करते हैं इसी सिस्टम को, मतलब स्टार सिस्टम हो तो ओके, डेल्टा सिस्टम को एक स्टार सिस्टम से कन्वर्ट करके फिर इसको ग्राउंड करते हैं। इसके लिए IS स्टैंडर्ड 3151 यूज़ में लिया जाता है। एक और अर्थिंग होती है रेजोनेंट अर्थिंग दोस्तों। इसमें क्या होता है, सपोज करो ये कैपेसिटेंस है, इसकी जगह इंडक्टेंस लगा देते हैं, इंडक्टर लगा देते हैं। तो दोस्तों अपना जो न्यूट्रल से ग्राउंड का जो सर्किटरी है वो कैपेसिटेंस करंट होता है, और सिंस इसके पैरेलल में अपन इंडक्टर लगा लेते हैं तो एक रेजोनेंट सर्किट बन जाता है जो कि मेरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसमें भी मेरा वोल्टेज और मेरा फॉल्ट करंट को रिड्यूस किया जाता है। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं अपना मेन टॉपिक NGR। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले तो NGR यूज़ कहाँ आता है, मतलब किस किस जगह पे काम में लेते हैं अपन दोस्तों। तो आप एक चीज़ देखना, आप कहीं पे भी ट्रांसफार्मर देखोगे 3.3 kV के, ओके, और 11 kV के या फिर 132 kV के। तो जैसे कि मेरा डायरेक्टली एक ट्रांसफार्मर देखा हुआ है 132/11 kV का दोस्तों, उसमें 20/25 का ट्रांसफार्मर है और 21 ओम का ये जो NGR है वो ऐसा दिखता है दोस्तों। ये 21 ओम का उसमें रेजिस्टेंस है जो मेरा कैलकुलेशन है। तो दोस्तों कैलकुलेशन तो अपन इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, वो अगली वीडियो किसी में डिस्कस करेंगे कि किस यहाँ पे ये 21 ओम कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों मैं कह रहा था ना कि कोई इसका स्टैंडर्ड अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, बट एक IEC 6007625 ये 25वां पार्ट है जो रिसेंटली फैब में ये एक अंडर डेवलपमेंट है, तो अभी तक लॉन्च नहीं किया है, ये बहुत ही जल्दी लॉन्च हो जाएगा, तो ये एक ध्यान रखने का है। और अभी तक इससे पहले जो इसके NGR के स्टैंडर्ड्स काम में होते थे तो वो NGR ये जो बॉक्स है उसके लिए होते थे, मतलब कि इसका डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन क्या रहना चाहिए, ये 60529, और जो इसका इंसुलेशन है उसके कोऑर्डिनेशन के लिए जो मेरा स्टैंडर्ड था 60071 ये बताते हैं, पर ये इस बॉक्स के लिए बताते हैं दोस्तों। ओके, NGR के लिए डायरेक्टली कोई स्टैंडर्ड अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले NGR की ज़रूरत क्या है अपन उसको समझते हैं। अपने वाइंडिंग और कोर, दो वर्ड आपने सुने होंगे। तो वाइंडिंग को रिपेयर करना दोस्तों थोड़ा आसान है, बट यदि मेरा कोर डैमेज होता है तो उसके लिए मुझे बहुत कॉस्ट लगती है और वो मेरा ऑन साइट रिपेयर भी नहीं होता है, रिवाइंड भी नहीं होता है। तो ऑन साइट रिपेयर नहीं होता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पे भेजना पड़ता है। तो उस डैमेज को बचाने के लिए मेरा जो ग्राउंड फॉल्ट है, सपोज करो ये जो मेरा एक सेकंड हाईलाइटर ले लेते हैं, ये जो मेरा ग्राउंड फॉल्ट है इससे यदि मेरा पास ज़्यादा करंट पास होता है तो मेरा कोर डैमेज होता है दोस्तों।
तो कोर डैमेज को भी बचाना होता है, तो अपन एनजीआर लगा के उसको लिमिट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एनजीआर होता क्या है, न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर, मतलब कि मेरे न्यूट्रल पॉइंट में एक रेजिस्टेंस ऐड किया जाता है। और इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि ये मेरे जो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट है, फॉल्ट करंट है, उसके मैग्नीट्यूड को ये कंट्रोल करता है, मतलब कि लिमिट करता है, मतलब इसका अमाउंट कम करता है। ठीक है, तो कि क्यों होता है ऐसा कि मेरा कंप्लीट पावर सिस्टम है उसको डैमेज नहीं करे, जितने इक्विपमेंट्स है उनको डैमेज नहीं करे, उसमें कम डैमेज हो या डैमेज नहीं हो। एक और होता है इसका जो ओवर वोल्टेज है, इसको भी ये कम करता है, ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज होता है उसको भी कम करता है। तो कोई भी पूछता है कि एनजीआर क्यों लगाया जाता है, तो टू लिमिट द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ फॉल्ट करंट, मतलब सपोज करो मेरा सिंगल फेज फॉल्ट होता है उस केस में, और ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज जो होते हैं वो उसके वोल्टेज को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, मतलब बाकी दोनों फेजेस में जो मेरा वोल्टेज होगा वो भी ये रिड्यूस करेगा। और ये मेरे सिस्टम के जो मेन प्रोटेक्शन सिस्टम है उसका बैकअप इक्विपमेंट है, ये ध्यान रखना है। और ये दिखने में ऐसा होता है, नॉर्मली दोस्तों एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, सिंस ये हाई वोल्टेज पे लगता है तो इसका इंसुलेशन अपन को मेंटेन करना होता है। ये आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये इंसुलेटर्स यहाँ लगे हुए हैं, हीट को डिसिपेट करता है और सिंपली ये न्यूट्रल से जाके कनेक्ट हो जाता है। जनरली ये कंडक्टर से जुड़ता है या होलो पाइप से, ये न्यूट्रल से, ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल से ये कनेक्ट कर दिया जाता है दोस्तों। तो इसका वही है जो अपन ने बताया है कि ओम्स लॉ फॉलो करता है, करंट रिड्यूस करता है, सेम टू ओवर वोल्टेज भी रिड्यूस करता है। और ये क्या करता है, जब भी यदि मैं रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ, करंट कम फ्लो होता है, तो ये रिस्क ऑफ शॉक, मतलब आदमी को झटका लगने है या शॉक लगने का प्रोबेबिलिटी कम कर देता है, करंट कम हो जाता है तो। और आर्क ब्लास्ट या आर्क फ्लैश को भी कम करता है, क्योंकि करंट का अमाउंट कम होगा तो वो भी कम हो जाएंगे। तो दोस्तों ये एडवांटेज क्या है, सबसे पहले ये मेरा डिज़ाइन को कंट्रोल करता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, और ये मेरे कोर को बचाता है। ओके, अपन ने ये देखा अभी जो अपन ने डिस्कस किया, उसके अपन एडवांटेजेस क्या क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। सिंगल फेज फॉल्ट का जो मेरा करंट है उसको ये लिमिट करता है, और ये दोस्तों एमवी सिस्टम में लगता है। आप ध्यान रखना 3.3 kV, 11 kV, 132 kV में आप कहीं पे भी देखोगे तो वहाँ आपको ये मिलेगा। ठीक है, और ये क्या करता है, ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज को भी कम करता है, जैसा कि अपन ने बताया। ये मेरे जनरेटर, ट्रांसफार्मर्स, इनको प्रोटेक्ट करता है। ओके दोस्तों, उसके बाद में मेरा यदि मेरे करंट कम हो जाएगी तो मेरा जो इंसुलेशन वैल्यू है और मेरा जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, और करंट कम रहेगी तो मेरा ह्यूमन सेफ्टी वो भी इम्प्रूव होगा। ओके, और ये एक चीज़ और दिखाई, जैसे अपन ने बात करी कि मेरा जो इंसुलेशन कॉस्ट है और जो केबल्स वगैरह के लिए, वो भी मुझे इस सिनेरियो में थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि मैं एक रेजिस्टेंस ऐड कर रहा हूँ। तो दोस्तों रेजिस्टेंस अब अपन बढ़ते हैं कि कौन के होते हैं। कुछ स्पेशल चीज़ें आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है, यदि आप एनजीआर मार्केट में लेने जाते हो, जो आपने बॉक्स देखा वो लेने जाते हैं, तो अपन को क्या क्या स्पेक्स पता होने चाहिए। एक तो वोल्टेज रेटिंग क्या है, एक इसका करंट रेटिंग क्या है, मतलब कि ये कितने करंट तक इसको सस्टेन कराना है, मतलब मेरा जो फॉल्ट होगा उसके करंट को भी ये कैलकुलेट करना है, मतलब करंट भी पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया 21 ओम, वैसे रेजिस्टेंस वैल्यू भी अपन को कैलकुलेट करनी होती है। आईपी प्रोटेक्शन की मेरा इंडोर है या आउटडोर है, इसके लिए कि मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, सिर्फ 2-3 मिनट का होगा। ठीक है, ये टेम्परेचर राइज कितना अलाउ कर सकता है, जो कि एक स्टैंडर्ड होता है मेरा IEEE स्टैंडर्ड 32/1972, ये बताता है कि 10 सेकंड के लिए 760 वोल्ट तक, 760 डिग्री तक होल्ड कर सके। क्योंकि दोस्तों यदि इसमें फॉल्ट करंट फ्लो होगा तो ये इसका टेम्परेचर राइज होगा जो इसको सस्टेन करना है। तो दोस्तों एक चीज़ और ये जो अपन ने बताई थी कि मैक्सिमम शॉर्ट टाइम जिसमें टेम्परेचर ये सस्टेन कर सके वो 760 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना अपन को। ठीक है, ये मेरा IEEE स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो ये बताता है। दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखनी है दोस्तों, इस लाइन टू न्यूट्रल जो वोल्टेज है मेरा, मैं जो रेजिस्टेंस का लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज है वो उससे ज़्यादा लूँगा। मतलब मेरे फॉल्ट के केस में जो मेरा लाइन, यदि मेरा लाइन और मेरा नॉर्मल सिस्टम में मेरा लाइन और न्यूट्रल के बीच में जो भी वोल्टेज है, उससे मेरा जो रेजिस्टेंस है उसका डिज़ाइन जो है रजिस्टर का वो ज़्यादा का होना चाहिए।
तो दोस्तों ये एक स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है 10 सेकेंड तक यदि मेरा इसका टेम्परेचर 760 डिग्री तक रेज होता है तो ये सिस्टम सस्टेन करना चाहिए, विथस्टैंड करना चाहिए, मतलब मेरा जो NGR है वो। ओके, तो अब अपन डिस्कस करते हैं लो रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग क्या होती है और हाई रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग क्या होती है। दोस्तों तो एक चीज़ ध्यान रखना, अब पहले अपन हाई रेजिस्टेंस डिस्कस कर लेते हैं। हाई रेजिस्टेंस मतलब आप ये मानो कि मेरा अर्थ का करंट बहुत कम फ्लो होगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। सिंस मेरा रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो मेरा सिस्टम में करंट बहुत कम फ्लो होगा। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखने की है, यदि मेरा ये लगभग अनग्राउंडेड सिस्टम ही है तो ये फिर अनग्राउंडेड सिस्टम है तो ये सिस्टम कहाँ से आया। तो दोस्तों जो पुराना अनग्राउंडेड सिस्टम था उसमें बहुत से लोगों ने रेट्रोफिट कराए होंगे। उस टाइम में मेरा अनग्राउंडेड सिस्टम जो है वो हाई रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग सिस्टम में पहले कन्वर्ट हुए थे इनिशियली। तो दोस्तों ये मेरा जो करंट है जो मेरा न्यूट्रल के पॉइंट से पास होता है उसको लिमिट करता है 10 एम्पियर तक। ओके, 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होने देता। तो अगेन ये क्या करता है, जब मेरे सिस्टम को अलाउ कर सकता है कि मैं उसको फॉल्ट के केस में भी चलाऊं, तो ये मेरे सिस्टम को अलार्म देता है। ओके, कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिनमें मुझे सिस्टम को अलाउ करना होता है कि वो चलते रहें, और इसमें जो मेरा टेम्परेचर राइज है वो 375 तक ही अलाउड है, चलेगा, क्योंकि मेरा तो इस केस में मेरा हाई रेजिस्टेंस काम में आता है। ओके, तो दूसरा जो होता है मेरा लो रेजिस्टेंस सिस्टम जो मैं थ्रू आउट अपन फॉलो करते हैं, ये मेरे जो अर्थ करंट है या मेरा फॉल्ट करंट है इसको 1000 एम्पियर 100 से 1000 के बीच में लिमिट करता है। तो दोस्तों ये अपना जितने भी मोटर्स हैं, जनरेटर्स हैं, वहाँ पे काम में लेते हैं। और इस केस में अपन उसको यहाँ पे जैसे आपने देखा अलार्म है, यहाँ अलार्म नहीं करके अपन डायरेक्टली सिस्टम को ट्रिप करा देते हैं। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखने का है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।